हाँ जी बेटा, तो अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले उस इम्यूनिटी के बारे में, उस एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में जिसको कि बी सेल बनाती है। और बी सेल को जो इम्यूनिटी बनाती है उसको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमोरल या फिर एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। ह्यूमोरल किस लिए बोला? क्योंकि जो ये इम्यूनिटी रहती है इसको बनाती है पर्टिकुलर एंटीबॉडीज, स्पेशल टाइप की प्रोटीन जिनको कि हम एंटीबॉडीज के नाम से जानते हैं, जो कि हमारे ब्लड प्लाज्मा में और लिम्फ में घूमती रहती है। तो हमने इसको क्या बोला? ह्यूमोरल। ह्यूमर का मतलब है फ्लूइड, समझे? ह्यूमोरल का क्या मतलब? ह्यूमरल जो वर्ड लिया गया है ये ह्यूमोरल, इसमें HUMOR, ह्यूमर का मतलब होता है बेटा फ्लूइड। और इस इम्यूनिटी को जो कंट्रोल करती हैं वो रहती है बी सेल्स। क्यों? क्योंकि बी लिम्फोसाइट्स रहती है हमारी बॉडी में जो कि एंटीबॉडीज को बनाती है। एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, इसका फंक्शन क्या होता है? कई बार सिर्फ यही पूछा जाता है, तो फंक्शन वही होता है कि बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। क्लियर? तो हमने पढ़ा कि क्या रहता है यहाँ पर, प्लाज्मा बी सेल्स और मेमोरीज बी सेल्स। देखो बेटा, जब भी कोई एंटीबॉडी, ठीक है, जब भी कोई एंटीबॉडी जो कि बी सरफेस के एंटीजन पे रहती है वो किसी पर्टिकुलर एंटीजन से बाइंड होती है। एंटीजन की डेफिनेशन करवाई थी। तो जो बी सेल होती है एक्टिवेट, जैसे ही कोई फॉरेन सेल आएगी हमारी जो बी सेल्स रहती हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं, वो डिवाइड करना शुरू करती है और अपनी मल्टीपल कॉपी यानी कि अपनी डॉटर सेल्स को बनाना शुरू करती है। तो वो जो क्लोन सेल्स रहती हैं वहीं से वो जो बी सेल रहती है, मान लो एक है, एक ने अपनी 100 कॉपी बनाई, तो उन्हीं 100 कॉपी को हम प्लाज्मा बी सेल और मेमोरी बी सेल के नाम से जानते हैं। और देखो एक सेल ने अपनी 99 कॉपी बनाई, एग्जैक्ट बनाई। दिस वन इज नोन एज क्लोनल सिलेक्शन। 1 नंबर का क्वेश्चन है बोर्ड में आने वाला। तो देखो प्लाज्मा बी सेल्स, हमने कहा बी सेल्स एक्टिवेट हुई, क्लोन्स बनाए अपने जिनको कि प्लाज्मा और मेमोरी बोलते हैं। प्लाज्मा जो साथ के साथ काम करेगी और जो फॉर फ्यूचर के लिए स्टोर हो जाती है। ठीक है, तो देखो कुछ जो एक्टिवेटेड हो चुकी थी बी सेल्स वो डिवाइड करेंगी, अपनी और कॉपी बनाएंगी। ठीक है, और वो क्या करती रहती है? कंटिन्यू एंटीबॉडी को रिलीज करती रहती है जब तक कि वो जो पर्टिकुलर इन्फेक्शन हुआ वो सही ना हो जाए। मेमोरी वो वाली जो कि फॉर फ्यूचर के लिए स्टोर हो गई कि भाई अगर ये सेम चीज़ आएगी तो हम फटाफट अपनी कॉपी बनाएंगे और उस चीज़ को क्या करेंगे? बॉडी से ख़त्म कर। तो ये क्या करती है? हमें वायरस से, बैक्टीरिया वगैरह से और कोई भी टॉक्सिन जो कि बाहर से एंटर करता है उससे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, पता चल गया? बी सेल्स और टी सेल्स। बेटा ज़्यादा कुछ नहीं लिखना, सिर्फ इनका मेन पॉइंट लिखना है। अब उसके बाद आ जाओ सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। वो इम्यून सिस्टम विच इज कंट्रोल्ड बाय द टी लिम्फोसाइट्स। हमें पता है कि हजारों लाखों करोड़ों क्या होती है हमारी बॉडी में? लिम्फोसाइट्स रहती हैं। ठीक है, और जो ये लिम्फोसाइट्स रहती हैं ये 2 टाइप की हैं, टी और बी। बी के बारे में हम पढ़ चुके हैं जो कि एंटीबॉडी बनाएंगी, बोन मैरो में मैच्योर होती हैं। क्योंकि टी लिम्फोसाइट थाइमस में मैच्योर होती है इसलिए हम इसको बोलते हैं टी सेल इम्यूनिटी। और जो टी सेल है उसके 2 काम है, इफेक्टर और रेगुलेटर। इफेक्टर इफेक्टिव है, खुद किसी को बोलेगी नहीं, खुद ही आएगी और जो चीज़ है, जो माइक्रोब है उसको ख़त्म कर देगी, ट्यूमर को ख़त्म कर देगी। रेगुलेटर का काम क्या रहता है? या तो बाकी की लिम्फोसाइट को कंट्रोल करना या एसेसरी सेल्स को बोलना कि भाई वो चीज़ ज़्यादा होती जा रही है बॉडी में, उस चीज़ को क्या करो? कंट्रोल करो। तो यहाँ पर हमें सिर्फ यही याद करना है कि इसको कौन बनाती है, क्यों सेल मीडिएटेड बोलते हैं, और फिर फाइनली टी हेल्पर सेल का क्या काम है, साइटोटॉक्सिक टी सेल का क्या काम है, ये फंक्शन याद करने। ठीक है, तो अब हम बात करने जा रहे हैं हेल्पर टी सेल। हेल्पर जो कि बी सेल को स्टिमुलेट करेगी कि ये वायरस आ चुका या ये इस टाइप का बैक्टीरिया, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाओ। HIV डिजीज़ के बारे में हमें पता है कि जो HIV वायरस है वो हेल्पर टी सेल के नंबर को कम कर देता है। हेल्पर टी सेल ख़त्म होने लग जाती है, बी सेल को पता नहीं चलता कि कोई चीज़ आ चुकी है और इसकी वजह से क्या होता है? पूरी बॉडी अफेक्ट हो जाती है। साइटोटॉक्सिक टी सेल जिसको कि किलर सेल के नाम से जानते हैं,
बोलेगी नहीं, किसी को किसी के भरोसे नहीं रहेगी, खुद जाएगी और डायरेक्ट उस पर्टिकुलर एंटीजन को ख़त्म कर देती है। ठीक है, खुद ही ख़त्म कर देगी, चाहे वो वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगस है, पैरासाइट है, कोई कैंसर सेल है, जो खुद काम करे, साइटोटॉक्सिक या किलर, जो बी सेल को बोले कि मैं कुछ नहीं करने वाली, एंटीबॉडीज बनाओ, उनको हम बोलते हैं हेल्पर टी सेल। क्लियर। उसके बाद आ जाओ दूसरी, जिनको कि हम बोलते हैं मेमोरी बी सेल। मेमोरी कई साल तक स्टोर रहती है कि अगर सेम एंटीजन या सेम पैथोजन फिर दोबारा से आए, उसको तब की तब क्या किया जाए, ख़त्म किया जाए। और बेटा सुप्रेसर, ना हेल्पर टी सेल ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, ना साइटोटॉक्सिक टी सेल ज़्यादा होनी चाहिए बॉडी में, और ना ही मेमोरी टी सेल ज़्यादा होनी चाहिए। इस चीज़ को, ये चीज़ करने का जो काम है वो करती हैं ये सुप्रेसर सेल्स। तो जो सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम है ये हमारी बॉडी को उसी की तरह, एंटीबॉडी मीडिएटेड की तरह, वायरस से, फंगस से और बैक्टीरिया, कोई कैंसर सेल्स वगैरह रहती है, उससे क्या करता है, प्रोटेक्ट। कई बार एक क्वेश्चन देखो इसमें लिख भी रखा है कि नीट में आया था कि कौन सा इम्यून सिस्टम है जिसकी वजह से हमारी किडनी ग्राफ्ट रिजेक्ट होता है, सेल मीडिएटेड। हमारी जो सेल्स रहती हैं वो इसको क्या कर देती हैं, पैक कर देते कि ये हमारी चीज नहीं है, इसको वापस करो यहाँ से। क्लियर। चलो अब हम आगे बात करेंगे, इनका डिफरेंस वगैरह कर लेना, बी लिम्फोसाइट का, टी लिम्फोसाइट का, AMIS ह्यूमरल इम्यूनिटी, और इसके अलावा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आता है, और ये क्वेश्चन तो इसके एग्जाम्पल्स उठाए जाते हैं आपके किसके अंदर, कंपटीशन वगैरह के अंदर। एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी। एक्वायर इम्यूनिटी काफ़ी बड़ी है, ठीक है, इनेट तो छोटी सी थी बेचारी, 4 हमने उसमें बस क्या बैरियर्स पढ़ लिए, लेकिन देखो एक्वायर कितनी बड़ी चल रही है। एक्वायर में हमने बहुत सारी चीज़ें की हैं, कौन बना रहा है, अब उसकी टाइप पढ़ेंगे। एक्वायर इम्यूनिटी 2 टाइप की होती है, एक्टिव और पैसिव। देखो एक्टिव, मान लो मेरी बॉडी खुद ही एंटीबॉडी बना रही है इन रेस्पॉन्स टू इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन। वैक्सीन अभी आगे भी आएगी ना, हम सब जानते हैं। जो माइक्रोब डिजीज कोज करता है उसी को वीक करके, उसी को कमज़ोर करके या उसको मार के बॉडी में एंटर किया करवाया जाता है। बॉडी को पता चल जाता है कि इस टाइप का माइक्रोब आ सकता है, और फिर हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है। मतलब मेरी बॉडी को पहचान करवाई जाती है कि भाई इस टाइप का एंटीजन आ सकता है, तो मेरी बॉडी ने खुद एंटीबॉडी बनाई है। कोई इन्फेक्शन हुआ या वैक्सीन जब डाली गई, तो जब मेरी बॉडी ने एंटीबॉडी बनाई, जब मेरी इम्यूनिटी ने बिना किसी की हेल्प के खुद इम्यूनिटी से एंटीबॉडीज बनी, उसको बोलते हैं एक्टिव। काफ़ी स्लो होती है बेटा, सबसे मेन पॉइंट स्लो है भाई, ऑब्वियस ही बात है स्लो ही रहेगी, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग और हार्मलेस होती है, ज़्यादा इफेक्टिव होएगी, हार्मलेस होती है। तो 2 टाइप की है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल पहले कहते थे ना, जिनके छोटी माता या बड़ी माता हो जाती है उनके ये चीज़ दोबारा नहीं होती, क्यों, उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाती है, दोबारा वो वायरस अटैक करेगा तो उसको ख़त्म कर देती है, वो हुई नेचुरल। लेकिन आर्टिफिशियल, हम ना अपने कंधे पे जब अपन छोटे थे तो 1.5 साल के बच्चे के लगती है टीबी की BCG वैक्सीन। क्या नेचुरल और आर्टिफिशियल में समझे, दोनों में ही एंटीबॉडी बनी है, एक तो नेचुरली बनी, एक वैक्सीन के अगेंस्ट बनी, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पर आपको जो चीज़ें याद करनी है कि कौन सी लाइव वैक्सीन है, कौन सी डेड है। लाइव का मतलब जो जिंदा माइक्रोब डाला जाता है, और डेड का मतलब मार के। टीबी की जो BCG वैक्सीन है वो लाइव होती है, माइक्रोब को क्या किया जाता है बेटा, वीक किया जाता है। किल्ड वैक्सीन, टैब, पैराथायरॉइड की जो टैब वैक्सीन है वो डेड होती है। ये थी बैक्टीरियल वायरस की जब हम बात करेंगे, वायरस की वैक्सीन है, एक तो होती है सेबिन वैक्सीन पोलियो की, और एक होती है बेटा साक वैक्सीन, वो भी पोलियो की। सेबिन जो वैक्सीन है पोलियो की वो तो होती है लाइव, लेकिन जो साक वैक्सीन, इनके साइंटिस्ट के नाम पे है ये वैक्सीन, जिन्होंने कि उसको बनाया, साक जो वैक्सीन है वो उसकी होती है डेड। मीजल मम्प रूबेला की MMR भी लाइव है, ठीक है। साक वैक्सीन जो पोलियो की वो कैसी होती है, डेड। अब आ जाओ पैसिव, हमारी बॉडी नहीं बना रही,
बनी बनाई एंटीबॉडी जब हमारी बॉडी को मिले, ठीक है बेटा, बनी बनाई एंटीबॉडी जब हमारी बॉडी में डाली जाए उसको बोलते हैं पेसिव। लेकिन पेसिव भी दो होती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। बताया था कि एक ऐसी एंटीबॉडी है जो प्लासेंटा के थ्रू, है ना, माँ अपने बच्चे को 2 एंटीबॉडी देती है। बेटा प्लासेंटा के थ्रू एक एंटीबॉडी, इससे पहले लेक्चर में करवाया था, एंटीबॉडी को बोलते हैं इम्यूनोग्लोब्यूलिन, आईजी। एंटीबॉडी के आगे हम लिखते हैं आईजी, आईजीजी। एंटीबॉडी जी होती है जो कि डायरेक्ट प्लासेंटा को क्रॉस करके माँ से बच्चे में पहुंचती है। मदर का मिल्क, फर्स्ट जब हमने यूनिट की थी तो उसमें पढ़ा था कि उसमें एंटीबॉडी होती है ए। तभी तो कहा जाता है कि जो स्टार्टिंग के 3 या 4 दिन का मिल्क रहता है वो बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें एंटीबॉडी होती है। तो देखो 2 एंटीबॉडी हैं जो डायरेक्ट माँ से बच्चे में गई, एक प्लासेंटा के थ्रू एंटीबॉडी जी और एक दूध के थ्रू, मिल्क के थ्रू एंटीबॉडी ए। और ये दोनों बनी बनाई गई है, बच्चे ने बनाई नहीं, ये बनी बनाई एंटीबॉडी गई, लेकिन है तो नेचुरल, माँ ने ही दी ना, इसलिए हमने इसको बोला नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। लेकिन आर्टिफिशियल एंटी टेटनस है ना, टेटनस की जो वैक्सीन, जो इंजेक्शन लगाया जाता है उसमें डायरेक्ट उसकी एंटीबॉडी होती है। और वो कहाँ से? जो घोड़ा, जो हॉर्स रहता है उसके सीरम से उसको तैयार किया जाता है। टेटनस के अगेंस्ट जो एंटी टेटनस सीरम जो वैक्सीन दी जाती है उसमें रेडीमेड वैक्सीन्स रहती हैं बेटा, जो कि यूज की जाती है। क्लियर? तो ये थी हमारी इनकी जनरल सा इंट्रोडक्शन। अब बात आती है इम्यून रेस्पॉन्स। पर्टिकुलर चीज़ों के लिए हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। तो जो ये इम्यून रेस्पॉन्स होता है ये 2 टाइप का होता है, प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स और इसके अलावा दूसरा जिसको कि हम बोलते हैं सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स। जब पहली बार मान लो स्मॉल पॉक्स ने जब सबसे पहले अटैक किया, स्मॉल पॉक्स, ठीक है, छोटी माता या बड़ी माता जब बॉडी में सबसे पहले एंटर करती है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स। काफ़ी लंबा टाइम लगेगा ना। इस टाइम पे क्या होगा? बी सेल्स क्या करती है? डिवाइड करेंगी, प्लाज्मा सेल्स वगैरह में बनेंगी और फिर उस एंटीजन को क्या करती है? ख़त्म करती है। तो जो हमारा प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स है वो ज़्यादा टाइम लेता है, यही होता है। लेकिन सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स, वही चीज़ जब दोबारा आएगा बॉडी को तो पता चल जाएगा ना, भाई तू 1 महीने पहले तो आया था, 3-4 साल पहले तो आया था। तो बेटा जब दोबारा से बॉडी एक्टिवेट हुई उसी पर्टिकुलर एंटीजन के लिए, उसको हम नाम देते हैं सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स। और उस टाइम पे मेमोरी सेल्स आती हैं जो कि काम करती हैं और इसलिए इनको बोलते हैं बूस्टर रेस्पॉन्स, स्पीडली काम करना। ठीक है, तो हमारी बॉडी की जब हम बात करेंगे, बताया था एक बार स्टार्टिंग में कि 3 लेवल पे हमारी बॉडी डिफेंड होती है। पहली जो लाइन ऑफ डिफेंस यानी कि सबसे पहले बॉडी को जो प्रोटेक्ट करते हैं वो होते हैं फिजिकल और फिजियोलॉजिकल बैरियर। सेकंड लेवल पे जो बॉडी को प्रोटेक्ट, अगर मान लो ये फेल हो गए तो दूसरे लेवल पे जो काम करेंगे वो रहेंगे सेलुलर और साइटोकाइनिक। और जब ये भी फेल हो जाते हैं, जब तीसरे लेवल पे जो काम करते हैं वो रहती है हमारी एक्वायर इम्यूनिटी। तो कौन किस लेवल पे काम करता है ना? सबसे पहले तो माइक्रोब से ये लड़ते हैं, देन ये और फाइनली ये। तो ये अलग अलग हो। क्लियर? एंटीजन्स की डेफिनेशन हो चुकी। कोई भी फॉरेन सब्सटेंस जो बाहर से बॉडी में एंटर करता है उसी को हम नाम देते हैं एंटीजन। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या न्यूक्लिक एसिड के ये बने रहते हैं। ठीक है, एक बार ये डायग्राम देखना बेटा। जो एंटीजन होता है ना उसके ऊपर ये जो वाई शेप दिख रही है ना, अभी हम एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर करेंगे। पर्टिकुलर जगह पर एंटीजन के साथ एंटीबॉडी आके जुड़ रही है बेटा। जो यहाँ पर ये जुड़ रही है ना, एक बार ध्यान से देखना, इनको बोलते हैं बाइंडिंग साइट या एपिटोप। क्या बोलते हैं? एपिटोप। इसकी 1 वर्ड की डेफिनेशन आती है। एपिटोप का मतलब होता है एंटीजन डिटर्मिनेंट ऑफ सेल वॉल, यानी कि एक पर्टिकुलर जगह ये दिखाई दे रहा है जहाँ पर ये एंटीबॉडी आके जुड़ी। एंटीजन के सरफेस पे वो पर्टिकुलर जगह जहाँ पर ये पता रहता है कि हाँ यहाँ पर एंटीबॉडी को जुड़ना है, उसी को हम बोलते हैं एपिटोप। क्लियर? एंटीजन के बाद में
अब हम नेक्स्ट बात करेंगे हमारी एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्लियर?